हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। एलिमेंट्स के बाद हमने पढ़ा था आपके जो आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से पहले भी हमने एक टॉपिक को पढ़ लिया था, दैट इज कॉस्ट शीट। रिसेंटली अभी हमने लास्ट 2 वीडियोस में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और बच्चे को बड़ा बोर किया इस टॉपिक ने। तो घबराओ मत, इस वीडियो के एंड में मैं फिर से एक क्विक रिकैप दे दूंगा उसके बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या थी, उसके बारे में क्या था। तो ये जो है आपकी हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, कॉस्ट का पता करना। तो डिफरेंट मेथड है, आप कॉस्ट का पता कैसे करते हो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर डिफरेंट मेथड क्यों है। जस्ट बिकॉज आपको पता है इस टाइम पे बिजनेसेस जो हैं आप कह सकते हो अनकाउंटेबल नेचर के, मतलब इधर बहुत प्रकार के आपको बिजनेस मिलेंगे। जैसे कि किसी का बस सर्विसेज है तो वो भी तो एक बिजनेस है, कोई साइकिल प्रोड्यूस करता है तो वो भी तो बिजनेस है, किसी का प्रिंटिंग प्रेस है तो वो भी तो बिजनेस है। ठीक है, और भी आप कह सकते हो किसी का डेयरी प्रोडक्ट्स का है बिजनेस तो वो भी तो बिजनेस है। कोई खाने पीने की चीजें प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो किसी का टी स्टॉल है, या आप कह सकते हो किसी का फास्ट फूड की शॉप है तो वो भी तो बिजनेस है। तो डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट तरह के नेचर होने के कारण इधर डिफरेंट मेथड बन जाते हैं। कि जैसे कि साइकिल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका अलग मेथड होगा कि साइकिल प्रोड्यूस करने वाला ये मेथड यूज करेगा, या कोई बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका अलग मेथड होगा। आप कह सकते हो कोई किसी की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसका बिजनेस, उसकी कॉस्ट पता करने का अलग मेथड होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे, इसलिए जो नोट्स बना रहे हैं उनको मेरी ओर से गुजारिश है कि अपनी नोटबुक खोल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने जैसे बता चुका हूं कि एवरी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक बिजनेस का डिफरेंट नेचर है, हर एक बिजनेस की अलग अलग खासियत है। सो इट नीड्स टू एम्प्लॉय डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम। तो उस कारण उन्हें अपने डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम एडॉप्ट करने पड़ते हैं टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की कीमत जान सके। तो नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो टोटल 8 है। अब आप कहोगे सर इसमें भी 8, आगे लास्ट वीडियो में आपने बड़ा बोर किया, तो घबराओ मत, वो टॉपिक ही ऐसे था। मैंने तो अपनी ओर से पूरा फुल ऑन दिया था कि आप तक इंटरेस्टिंग पहुंचाया जाए, तो कोई नहीं, करना तो पड़ेगा सब कुछ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये है 8 मेथड जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो पहले हम बात करते हैं, पहला मेथड कहता है जॉब कॉस्टिंग। बड़े से स्टूडेंट कह रहे होंगे सर जॉब होता है नौकरी, जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं अभी, तो उसकी कॉस्टिंग करना इज जॉब कॉस्टिंग। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जॉब कॉस्टिंग बोला तो आपने नौकरी की जो कॉस्ट लग रही है, जैसे आप कह सकते हो कि आप अभी पढ़ रहे हो, आपका मतलब एक तरह का पढ़ाई का खर्चा हो रहा है, जॉब पाने में जो खर्चा हो रहा है उसे हम बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। ऐसा नहीं है। जॉब कॉस्टिंग इज दैट मेथड जिसमें हम पता करते हैं ये पर्टिकुलर जॉब, कोई भी जॉब हो गया काम, ये जो मैं पर्टिकुलर काम कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मेरी कितनी कॉस्ट लग रही। आजकल आपको पता है ये वर्ड बड़ा चल रहा है, ट्रेंडिंग है इस टाइम पे, गिफ्ट देना। कौन सा गिफ्ट? कस्टमाइज गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट देना है? कस्टमाइज गिफ्ट देना है। कस्टमाइज गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाना उसमें, कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, इधर मुझे फ्लोर की पिक चाहिए, फ्लोर की पिक नहीं चाहिए इधर, एंड सो ऑन आप कह सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज गिफ्ट यही होता है।
अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाना। अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उधर चेंजेस ला रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है जो ज्यादा सामान उसमें लगवाएगा उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, जो उसमें कम सामान डलवाएगा तो उसमें कॉस्ट भी कम लगेगी। तो जो कस्टमाइज्ड आप कह सकते हो इसमें डील करते हैं उसे हम कहेंगे कि उसमें आप जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। कस्टमाइज तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा वर्ड बोल दिया है, वैसे स्पेसिफाइड ये नहीं है प्रॉपर। आपको मैं एग्जांपल देकर और समझाता हूं। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, आप अपने शॉप के लिए कोई प्रिंटिंग प्रेस के लिए पैम्फलेट्स छपवाने गए हो, उधर क्या बोलोगे कि मुझे इतने साइज का पैम्फलेट चाहिए, मुझे 4x3 का पैम्फलेट चाहिए, या बोलोगे मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए 10x15 का कर दे, या बोलोगे 16x20 का कर दे। साइज अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हो ना, तो ये एक तरह का आप कह सकते हो कस्टमाइज ही है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ये बनाया जा रहा है। अब कोई बोलेगा मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कोई बोलेगा मुझे कलर्ड चाहिए, कोई बोलेगा कि मुझे आजकल वो जो थोड़ा सा थिक पेपर आप कहते हो मुझे वो वाला पेपर चाहिए, मुझे थोड़ा सा शाइनी पेपर चाहिए, एंड सो ऑन। बड़ी ज्यादा एग्जांपल आती है प्रिंटिंग प्रेस में। तो उस टाइम पे आपकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन चाहिए। तो जॉब कॉस्टिंग उसी से डील करता है। तो आपसे इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, जॉब कॉस्टिंग इज नोन एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक आप अपना जो ऑर्डर कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग। या आपसे पूछा जा सकता है जो जॉब कॉस्टिंग है, ठीक है, वो कौन कौन से बिजनेसेस में अप्लाई हो सकता है। पहला मैंने बोल दिया प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा मैं बोल रहा हूं मोटर रिपेयर शॉप। आप मोटर रिपेयर की शॉप में गए हो, किसी ने ऑयल चेंज कराना है तो उसकी कॉस्ट, किसी ने फिल्टर चेंज कराना है तो उसकी कॉस्ट, एंड सो ऑन। जिसने नहीं कराना तो उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी। किसी ने एक्स्ट्रा आप कह सकते हो बुलेट में जो सिलेंसर लगते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग। तो वो आप कह सकते हो आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल गैरेज, फिल्म स्टूडियो, आपने फोटो कैसी बनानी है, फिल्म स्टूडियो यही हो गया कि फोटो का साइज क्या रखना है, फोटो कहीं ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं रखनी, फोटो का पेज हम कैसा लगाएं, बढ़िया वाला लगाएं गंदा वाला लगाएं। तो उसमें हमारा क्या काम आता है, जॉब कॉस्टिंग। होप की क्लियर होगा, बड़े आसान तरीके में समझाया मैंने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आपने सुना होगा, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ज्यादातर किससे रिलेट करता है? मेरे हिसाब से ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन वर्ड से ज्यादा रिलेट करता है। तो इसका आंसर भी यही है कि कंस्ट्रक्शन में ही पाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। असली में आप कह सकते हो इट इज यूज्ड वेयर द जॉब इज बिग एंड स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली दिस मेथड इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। असली में ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये जॉब कॉस्टिंग से ही मिलता जुलता है, इसी का बाई बंधु है। बस फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क रह गया। जॉब कॉस्टिंग उस 1-2 घंटे के लिए आप कह सकते हो, एक दिन के लिए कह सकते हो, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है ये स्प्रेड हुआ होता है बड़ी देर तक। जैसे कि आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करते हो, क्या एक दिन में ब्रिज खड़ा कर देते हो? आपको तो सालों भर लग जाता है ब्रिज खड़ा करने में। ठीक है, तो उस कॉस्टिंग के लिए आप वर्ड यूज करोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मतलब हमने पता करना है, हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसका कितना खर्चा आएगा। ये ब्रिज बनाना है, इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इसमें इतना आयरन लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, और भी जो मटेरियल आप कह सकते हो लगेगा। वो सब कुछ हमें पहले बनाना पड़ता है क्योंकि वो साल 2 साल 3 साल तक फैला हुआ है। तो उस कॉस्ट को अपनाने के लिए, पता करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इसके रिलेटेड क्या एमसीक्यू आ सकता है, इट इज नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग। या आपसे पूछा जा सकता है डैश मेथड इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग बट इट इज स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। या आपसे पूछा जा सकता है जो कंस्ट्रक्शन वाली फर्म्स हैं, ठीक है, वो कौन सा मेथड यूज करेंगी? वो यूज करेंगी सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगी। बस ये इधर से आपको एमसीक्यू आएगा। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लो। और बस इसका मीनिंग ना एक लाइन में
हिंदी भाषा में लिख लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं, जो मैंने बोला बस वो लिख लीजिए, वो काफी है आपके लिए। आपने लिखना क्या क्या मैं बताता हूं। आपने लिखना इट इज नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग, बस हैशटैग यूज कर लो, या ये आपका स्टार। दूसरा स्टार दूसरे बुलेट पॉइंट में क्या आ जाएगा, इट इज स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तीसरे में लिख दो इट इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। आगे आप लिख दो कौन सी फर्म यूज करती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारी फर्म्स लिख दो। बस ये बिजनेसेस ये वाला काम ये वाला मेथड इस्तेमाल करती है। आगे बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आया ये भी, बैच कॉस्टिंग। ठीक है, आप बोलते हो मैं स्कूल का 2017 का बैच का हूं, 2018 का हूं। आपका कौन सा बैच था, आप इस स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के आप कौन से बैच के थे, वो चीज पूछा जाता है। तो ये भी इसी से रिलेटेड है। बैच का असली में मीनिंग क्या है, बैच इज आप कह सकते हो ग्रुप, बैच आप कह सकते हो ग्रुप, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। अब क्या है देखो, अब बैच इज ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब सेम, ऑल द यूनिट्स इन ए पर्टिकुलर बैच आर यूनिफॉर्म इन नेचर एंड साइज। जितने भी प्रोडक्ट हैं बैच में वो सारे यूनिफॉर्म होते हैं, साइज में भी नेचर में भी। अब ये नहीं कहना सर मेरे क्लास में एक लड़का था वो मेरे से लंबा था, एक लड़की थी वो मेरे से छोटी थी, वो कैसे सिमिलर हो गए, वो मैंने बस एग्जांपल देख के समझाया बैच का मीनिंग। आप ये जो बैच कॉस्टिंग है उसका अभी आगे मैं बता रहा हूं। हेंस ईच बैच इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्टेड सेपरेटली। अब देखिए आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज पड़ी है, जैसे कि कोई चिप्स का रैपर पड़ा अभी आसपास, बिस्किट या मेडिसिन तो सभी के घर में होगी अभी, तो वो पकड़िए। ठीक है, अगर आपके पास कोई 2 स्ट्रिप्स हैं उस मेडिसिन की, तो वो देखिए उसके पीछे क्या लिखा है। हर एक चीज के पीछे आपको मिलेगा बैच नंबर, हर एक चीज के पीछे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, बैच नंबर। उधर आपको बैच नंबर प्रोवाइडेड होगा, कोड वर्ड होगा। अगर तो उन दोनों मेडिसिन का बैच नंबर सेम होगा तो समझ जाना वो एक ही डब्बे से ली गई हैं, एक ही बॉक्स में से ली गई हैं। अगर तो दोनों मेडिसिन का बैच नंबर डिफरेंट होगा तो वो उनका डिफरेंट प्रोडक्शन हुई है। मतलब कि फिर से एक सरल भाषा में बता देता हूं, बैच कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जिसमें आप प्रोड्यूस करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन, आप ये थोड़ी करते हो कि एक एक करके मेडिसिन प्रोड्यूस करते हो, 1 बनाई 2 बनाई 3 बनाई 4 बनाई, आप उसे प्रोड्यूस करते हो इन ए लार्ज नंबर्स, थाउजेंड्स। तो ये जो 1000 मेडिसिन एक बारी बन के आई, इसको हम बोलेंगे 1 बैच। जो एक टाइम पे इकट्ठी प्रोड्यूस हुई, इसको हम बोलेंगे 1 बैच। तो इसकी मेन खासियत क्या है, आपने इसकी जो मेन चीज याद रखनी है, दैट ईच बैच इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्टेड सेपरेटली, कि हर एक बैच का अलग अलग कॉस्ट पता चल जाती है। इसकी एक और मेन खासियत है, क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ बैच इज एसर्टेन एंड इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच टू डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और इसमें आपने जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या है, जो बैच कॉस्टिंग है वो आपको मदद करती है, लिख लो ये पॉइंट, वो आपको मदद करती है टू नो द इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन 1 बैच। इकोनॉमिक मतलब जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, मतलब कि अब एक टाइम आता है आप एक बैच में अगर 10,000 मेडिसिन प्रोड्यूस करोगे तो उससे क्या होता है, मशीन पे ज्यादा दबाव पड़ता है, उससे क्या हो सकता है आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभार अगर आप बड़ा ज्यादा भी प्रोड्यूस कर दो, हमेशा जरूरी ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो हमेशा कॉस्ट कम ही पड़ेगी। कभी कभार ये होता है कि आपको एक इकोनॉमिक वैल्यू पे ही प्रोड्यूस करना होता है, तो वो चीज का आपको पता चलता है बैच कॉस्ट से कि मुझे कितनी मैं प्रोड्यूस करूं एट ए टाइम में कितना प्रोड्यूस करूं कि मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा हो। तो उस आपको वो किससे पता चलेगा, बैच कॉस्टिंग से। तो बैच कॉस्टिंग मैक्सिमम कहां पे मिलेगा आपको,
रेडीमेड गारमेंट्स, बिस्किट्स मैन्युफैक्चर, स्पेयर पार्ट्स, मेडिसिन आप कह सकते हो, ठीक है। इधर आपको बैच कॉस्टिंग मिलेगा। आगे हम बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? किसी काम की करने की प्रक्रिया, किस हिसाब से वो प्रोडक्ट बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ये मेरी मशीन लगी है, मशीन में मैंने सामान डाला और इधर से बन के आ गया। कोई कोई बन के आ जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से जाना पड़ता है। जैसे कि एक आपका उधर आता है प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 के बाद वो जाता है प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 से वो जाता है प्रोसेस 3, और कभी कभार वो 4 भी जाता है तो 5 भी जाता है। वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हम बात करते हैं योर क्लॉथ, आपकी ये शर्ट कैसे बनी होगी। अगर एग्जांपल ले, एग्जांपल अगर मैं लूं, सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमने लिया होगा कॉटन। कॉटन के बाद हमने इसे बदला होगा थ्रेड में, थ्रेड के बाद हमने उसे प्रोसेस करके बनाया होगा क्लॉथ, क्लॉथ के बाद हमने स्टिचिंग करके उसे बनाई शर्ट। यही हुआ होगा। पहले कॉटन, कॉटन के बाद बनाया हमने थ्रेड, थ्रेड के बाद हमने बनाया क्लॉथ, क्लॉथ के बाद हमने बनाया शर्ट। मतलब पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, तब जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हम क्या फॉलो करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें तो सिर्फ और सिर्फ शर्ट से लेना देना, तो हम यही पता करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं, हमने पता करना है कि हमें थ्रेड की कितनी कॉस्ट लग रही है, हमने पता करना है हमें क्लॉथ की कितनी कॉस्ट लग रही है। ऐसा क्यों? अब आपको पता है, आप एग्जांपल लेते हैं रेमंड कंपनी, आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस कंपनी है कपड़े की। वो क्लॉथ भी बेचती है, मतलब अनस्टिच्ड क्लॉथ भी बेचती है, साथ में वो अपनी शर्ट्स भी बेचती है, ठीक है। मतलब स्टिच्ड भी बेचती है, अनस्टिच्ड भी बेचती है। तो उसे पता करना है मेरा अनस्टिच्ड का कितना खर्चा आ रहा है, तो वो उधर से क्लॉथ प्रोसेस तक की कॉस्ट करेगी। उसने पता करना है मेरा शर्ट का कितना खर्चा आ रहा है, तो वो स्टिच्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड कर देंगे। वो अगर उन्होंने थ्रेड भी बेचने हैं, तो वो इधर थ्रेड का रेट इधर से ही पता चल जाएगा। इस प्रोसेस तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं करती, वो बड़े ज्यादा काम करती है। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बड़े ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है। तो इसमें एक और जो चीज आपने याद रखनी है, जो पहले प्रोसेस का फिनिश प्रोडक्ट होगा वो अगले प्रोडक्ट का इनपुट होता है। मतलब कि कॉटन का जो आउटपुट आएगा वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट होगा, सेकंड प्रोसेस का जो आउटपुट आएगा वो थर्ड प्रोसेस का इनपुट होगा, थर्ड प्रोसेस का जो आउटपुट आएगा वो फोर्थ प्रोसेस का इनपुट होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, आपको इसके रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का दूसरा नाम है कंटिन्यूस कॉस्टिंग। और ये कौन से मेथड, कौन सी फर्म यूज करती है मैक्सिमम? आप कह सकते हो टेक्सटाइल, केमिकल्स, पेपर, सोप, लेदर, ये सारी कंपनीज इसे यूज करती हैं। होप की पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग। क्या है यूनिट कॉस्टिंग? यूनिट क्या होता है? एक चीज। यूनिट क्या होता है? एक चीज। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें आप एक प्रोडक्ट का पता करते हो। असली में हमने ऊपर वाले मेथड में भी पता किया एक ही यूनिट का कॉस्ट, लेकिन आप कह सकते हो सभी मेथड में यूनिट कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमने पता करना होता है कि एक प्रोडक्ट का क्या रेट पड़ रहा है, क्या कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसमें क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल कॉस्ट को पता करना और कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक चीज की कितनी कीमत लग रही है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जिसके घर में, अभी किसी घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, ठीक है, आप पूछिए जो भी बड़ा आपके घर में जो भी काम करवा रहा है कि एक ब्रिक का क्या रेट है। मेरे हिसाब से अभी 7-8 रुपए चल रहा होगा, ठीक है।
असली में ब्रिक का भी एक का रेट बताया जाता है, चाहे हम एक ब्रिक नहीं खरीदते, हम तो पूरा ट्रॉला ही खरीदते हैं अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन फिर भी आपको वो एक ब्रिक का रेट बताएगा। 1000 ब्रिक लोगे तो आपको इतना लग जाएगा, 10,000 लोगे तो इतना लग जाएगा। तो उधर भी आप कह सकते हो कौन सा मेथड यूज किया उन्होंने, यूनिट कॉस्टिंग, क्योंकि ब्रिक का एक का रेट आपको पता चला। अब आप कहोगे कि बिस्किट में, हाँ बिस्किट में भी आप कहते हो कि आपको एक का यूनिट पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम उसमें बैच कॉस्टिंग ही रहती है। बैच कॉस्टिंग रहती है, बैच कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल हमारी बैच कॉस्टिंग बिस्किट में लग रही है 10,000, ठीक है, और उसके अंदर 1000 बिस्किट है, हमें यह पता है, तो हम इसे 10,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमें एक का रेट पता चल जाएगा। तो आप कह सकते हो जो यूनिट कॉस्टिंग है ये हर एक मेथड में इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ये ध्यान से देखिएगा, बड़े से लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कहेंगे कि सेम है, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। नीचे आपको 7th दिख रहा है ऑपरेशन, 6th आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग। ऑपरेशन और ऑपरेटिंग में बड़ा फर्क है जनाब, तो ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि ऑपरेट करने का खर्चा, इसे आप दूसरा नाम लिख सकते हो सर्विस कॉस्टिंग। अब पता चल गया, बहुतों को पता चल गया होगा। मतलब कि जितनी भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस आप कह सकते हो बैंकिंग की सर्विस हो जाए, इंश्योरेंस की सर्विस हो जाए, आपकी रेलवे की सर्विस हो जाए, आपकी एयरवेज की सर्विस हो जाए, ये सारी सर्विस है ना। क्या आप स्टेशन जाते हो, बोलते हो मुझे ट्रेन खरीदनी है, वो ट्रेन दे देते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम उधर क्या जाते हैं, टिकट लेने जाते हैं। वो हमें क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उनसे कोई फिजिकल चीज नहीं लेने जाते, टेंजिबल थिंग लेने नहीं जाते। तो जो टेंजिबल थिंग्स में प्रोड्यूस काम नहीं करते हैं, उधर हम कॉस्टिंग यूज करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब हम बात करते हैं एयरवेज की। एक एग्जांपल लेते हैं स्पाइस जेट, अनदर हम ले लेते हैं एयर एशिया, ठीक है। ये दो हैं आपकी। अब इन्होंने पता करना है कि आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है पर पर्सन हम कितना रेट रखें। क्या उन्हें रात को सपना आता है कि हम इनके कॉस्ट रखेंगे 2000 रुपया? नहीं, वो प्रॉपरली पता करते हैं कि हमारा पेट्रोल का इतना खर्चा लग रहा है, ठीक है, जो आपका कह सकते हो प्लेन में आपका पेट्रोल यूज होगा, हमारे पायलट को हमने इतनी तनख्वाह देनी है, एयर होस्टेस को इतनी तनख्वाह देनी है, हमारे मेंटेनेंस का इतना खर्चा है। तब जाकर वो कैलकुलेट करते हैं कि हम एक इंसान से 2000 रुपए लेंगे, तब जाके हम 100-200 रुपया एक पर्सन से कमा लेंगे। तो वो कैसे पता करेंगे, कौन से मेथड से पता करेंगे? दैट इज ऑपरेटिंग। टिंग बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जितनी भी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो कौन सा मेथड यूज करेंगी? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे कि एग्जांपल इधर और भी आप दे सकते हो, होटल की, सिनेमा हॉल की। सिनेमा हॉल को कैसे पता चलेगा कि हमने 200 की टिकट रखनी है कि 300 की टिकट रखनी है? वो अपनी कॉस्ट को पता करेंगे, हम कितनी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी कितनी कीमत लग रही है, हमारा कितना खर्चा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो टिकट देंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग पढ़ लिया, ऑपरेशन क्या है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से समझना। ऑपरेशन कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जिसमें प्रोसेस एक ही यूज हो रहा है, कन्वर्जन रेट एक ही यूज हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है या मटेरियल है वो डिफरेंट है, ठीक है। मटेरियल जो है वो डिफरेंट है। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं आपके रेडीमेड वाले, ठीक है। वो मैन के भी कपड़े बनाएंगे, फीमेल के भी कपड़े बनाएंगे, चाइल्ड के भी कपड़े बनाएंगे। चलो अगर तीनों के कपड़े वो कॉटन के बनाते तो नॉट ए इशू, लेकिन कुछ हो सकता है वो सिल्क के कपड़े बना रहे हैं,
कुछ हो सकता है वो कॉटन के कपड़े बना रहे हैं, कुछ हो सकता है वो नायलन के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें सिल्क का रेट तो अलग है, कॉटन का रेट तो अलग है, नायलन का रेट तो अलग है, लेकिन काम तो इनका स्टिचिंग का ही है। बाद में तो उन्होंने स्टिच ही होने तीनों ने। तो इस प्रोसेस में हम कहेंगे आपका कौन सा मेथड यूज होता है, दैट इज ऑपरेशन कॉस्टिंग। कौन सा मेथड यूज होता है, ऑपरेशन कॉस्टिंग। क्योंकि सिल्क आपको पता है महंगा है, कॉटन आपका थोड़ा सा सस्ता ही है, नायलन भी आप कह सकते हो मीडियम है। तो ये जो कॉस्टिंग है उधर यूज होगी जहां पे आपका जो कन्वर्जन रेट है सेम है, लेकिन जो मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि आप साइकिल की भी इसमें एग्जांपल ले सकते हो, साइकिल हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इधर भी आ सकता है। तो साइकिल आप देख सकते हो, साइकिल आप कह सकते हो आजकल कुछ बच्चों एज फैक्टर के अकॉर्डिंग बनाने हैं, कुछ 18 साल के बच्चों के लिए बनाने हैं, कुछ 10 साल के बच्चों के लिए बनाने हैं, कुछ उन्होंने प्लास्टिक के बनाने हैं छोटे बच्चों के लिए, कुछ उन्होंने आयरन के बनाने हैं, कुछ उन्होंने स्टील के भी बनाने हैं। तो आप कह सकते हो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा, ऑपरेशन कॉस्टिंग। आगे बात करते हैं अपना लास्ट और सिंपलेस्ट वन, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं काफी है। दैट इज मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, मल्टीपल का मतलब यही हो जाता है कि ज्यादा, ठीक है। मतलब कि जब आप वन और मोर देन वन, सॉरी टू और मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल करोगे उसे हम बोलेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। जब आप दो या दो से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल करते हो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। जैसे कि ऊपर साइकिल में भी मल्टीपल कॉस्टिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। साइकिल के लिए तो हमने कितने मेथड यूज कर दिए, वो डिपेंड करता है बिजनेस पे, ठीक है। तो साइकिल के लिए जैसे आप कह सकते हो टायर कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, टायर के लिए आप अलग मेथड यूज कर रहे हो, बेल के लिए आप अलग मेथड यूज कर रहे हो, हैंडल के लिए आप अलग मेथड यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जो आयरन यूज हो रहा है उसके ऊपर आप अलग कॉस्टिंग का मेथड यूज कर रहे हो। जब आप दो या दो से ज्यादा मेथड का इस्तेमाल करोगे आप उसे कहोगे मल्टीपल कॉस्टिंग। और आपने अब आप कहोगे कि सर इसमें कौन सी फर्म आएंगे, तो आपने याद रखना है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फर्म्स होती हैं। आप कह सकते हो कि आपकी ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में कितनी चीजें चाहिए। आप कह सकते हो आपका कंप्यूटर के जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर में भी कितनी चीजें चाहिए, ठीक है। तो इसमें जब आप डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हो तो आप इसे कह सकते हो मल्टीपल कॉस्टिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा। तो आज के हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इतने ही थे। होप कि आपको समझ आ गए होंगे, मैंने प्रॉपरली एग्जांपल देके समझाया है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़े बिना तो गुजारा नहीं है, सिलेबस भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो समझ आता है उसे ग्रैब कर लो, उसे लिख लो। ये मत सोचो कि आज समझ नहीं आया 2-3 दिन बाद फिर से पढ़ने की कोशिश करना, या 2-3 दिन बाद फिर से वीडियो देखना, अभी रिफ्रेश हो जाओ। क्यों आता है, अभी आप थके होते हो कभी कभार तो आपको कुछ समझ नहीं आता, तो रिफ्रेश होके 2-3 दिन बाद फिर से एक बार वीडियो देख लेना। कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा वर्ड आपको मिल जाता है, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। मैं तो अपनी एंड से फुल ऑन मैं कहता हूं कि मैं अपना 200% देता हूं। फिर वीडियो का लेक्चर पहले आपकी टाइपिंग करनी पड़ती है, टाइपिंग के बाद सोचना पड़ता है कि आप तक कैसे पहुंचाया जाए, बेस्ट एंड बेस्ट वे में आप तक कैसे पहुंचाया जाए। तो फिर भी चलो कोई कमी पेशी रहती तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब आगे हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में क्वेरीज आ रही थी। एक तो क्वेरी आई थी स्टूडेंट्स की, मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या है? देखो ज्यादा घबराओ मत, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जब आप एक प्रोडक्ट के बाद एक और नया प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मैं बात करता हूं, मुझे 9 चॉकलेट्स बनाने के लिए
90 रुपीस लग रहे हैं और 10 चॉकलेट बनाने के लिए मुझे 99 रुपीस लग रहे हैं, तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा? तो मैं कहूंगा इसमें मुझे मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है 9 रुपीस। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें मुझे मार्जिनल कॉस्ट कितना लग रहा है? 9 रुपए। अब आप कहोगे सर इधर तो 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बन रहा है, अगर मैं 90 को 9 से डिवाइड करूं 10, तो 10 को फिर 100 होना चाहिए था, आपने 99 क्यों लिखा? ऑब्वियस ही बात है, आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, आपकी फिक्स कॉस्ट घटती है। मैंने आपको बता चुका हूं फिक्स कॉस्ट में। तो ये मत सोचो कि आपकी हमेशा कॉस्ट बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, कभी कभार कॉस्ट घटती भी है। वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे वैसे बढ़ते रहेगा, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो घटती रहती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई थी, आपका रेंट है 10,000 रुपए। अगर आप 100 प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको एक प्रोडक्ट पे कितना रेंट देना पड़ रहा है? 100 रुपया। अगर आप 1000 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको कितना रेंट देना पड़ेगा? सर एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए देना पड़ेगा रेंट, है ना, डिवाइड करके। तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे रेंट फिक्स कॉस्ट उतनी कम होती रहती है, तो उसके कारण ये जो आपकी वो है कॉस्ट भी घटती रहती है। तो मैंने यही बताना था आपको कि आपने कैसे करना है। मार्जिनल कॉस्ट है कि एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट वो है जब आप एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब एक क्वेरी आई थी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है, देखो आउट ऑफ पॉकेट, जो आपकी पॉकेट से गया, जो आपकी पॉकेट से गया। मैंने इसकी आपको एग्जांपल दी थी। आप कभी कभार क्या करते हो, आपका बिजनेस नुकसान पे चल रहा है, तो आप कहते हो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, नॉन कैश कॉस्ट है। नॉन कैश एक्सपेंस हमारा कौन सा है? हम पहले पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन को भूल जाओ, मुझे बस लेना देना है जो मेरी पॉकेट से लग रहा है वो वाला मेरा पैसा रिकवर हो जाए, बस मुझे इससे मतलब है। मेरा जो पैसा लग रहा है बस उसका पैसा कवर हो जाए, मेरे को बस उससे मतलब है। मतलब कि जितना मेरा कैश लगा है, जो मेरा नॉन कैश है उसको भूल जाओ, कोई ना, वो हम आगे जाके रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ये था। और क्या था? इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? इट इज ए नोशनल कॉस्ट। नोशनल मतलब ना के बराबर है, फिर भी हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। असली में यह खर्चा नहीं लगा हमारा, असली में यह खर्चा हमारा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम ये पैसा लगाते हैं कॉस्ट में। क्यों? ताकि हम एक्यूरेट कॉस्ट पता कर सके। इसमें मैं एग्जांपल दी थी, मेरी अपनी दुकान है, ठीक है, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। सॉरी, रेंट पे नहीं दिया, उधर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। सॉरी, उधर मैं क्या कर रहा हूं? प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब उसमें मैंने क्या किया? इस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर दिया। उधर मैंने इस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर दिया कि मैं अगर बाय चांस इधर प्रोड्यूस नहीं करता, तो अगर मैंने ये दुकान रेंट पे दी होती तो मुझे इधर 10,000 रेंट आता, तो 10,000 तो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं इसको रेंट पे देता हूं, बिना काम किए मुझे 10,000 मिल रहा था। तो ये जो 10,000 है, अब आप ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इसको रेंट पे दे देते तो आप खुद कहां प्रोड्यूस करते? आप खुद गली पे करते, सड़क पे करते, फुटपाथ पे करते। तो ये एक तरह का नोशनल कॉस्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने आप को चेक करते हैं कि अगर हमने बाय चांस इसे रेंट पे दिया होता तो हमारी कॉस्ट इतनी लगनी थी, तो वो भी हम थोड़ा सा कस्टमर से लूट लेते हैं, तो वो चीज आ जाती है इंप्यूटेड कॉस्ट। तो यही थे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट, होप कि अब क्लियर होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश कर रहूँगा अपनी ओर से, अपने एंड से, कि आप तक बेस्ट वे में पहुंचाया जाए। मेरी ओर से तो मैं कहूँगा 200% मैं दे रहा हूँ। अब मुझे आपकी ओर से भी चाहिए कि आप भी 200% दें और सिलेक्शन पक्की करके आए और प्राउडली सेज दैट वी आर आईजीएंस, ठीक है। तो गाइस, हम आज के लिए अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले,
दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड शुभ रात्रि।